जरा सोचिए, एक ऐसी समस्या जो दशकों से देश के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में लिए हुए थी। आज हम इसी की बात करेंगे। माओवादी उग्रवाद के पतन की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से आखिर ऐसा कौन सा रणनीतिक बदलाव आया जिसने इस पूरी चुनौती का, कह सकते हैं, रुख ही मोड़ दिया। देखिए, सिर्फ एक दशक पहले की बात है, साल 2014 की। सोर्स के मुताबिक भारत के 126 जिले माओवादी उग्रवाद की चपेट में थे। और तो और इनमें से 36 जिलों में तो हालात ऐसे थे कि वहां सरकार का नहीं बल्कि माओवादियों का राज चलता था। तो ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है ना, ये एक बहुत ही गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की तस्वीर थी। और आज की क्या स्थिति है? सोर्स बताता है कि यह समस्या अब बस 2 जिलों तक सिमट कर रह गई है। मतलब 126 से सीधा 2। ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? चलिए, इसी पूरी कहानी को एक एक करके परत दर परत समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम रेड कॉरिडोर की पकड़ को समझेंगे, फिर 2 दशकों की पूरी कहानी पर नजर डालेंगे। उसके बाद उस नई 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जिसने सारा खेल बदल दिया। फिर देखेंगे कि आंकड़ों में गिरावट कैसी दिखती है और आखिर में 0 तक पहुंचने की जो गिनती है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, एक वक्त था जब माओवाद को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। ये एक तरह के कैंसर जैसा था जो देश के विकास और उसकी स्थिरता की नींव को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और ये समस्या कोई छोटे मोटे इलाके में ही नहीं थी, ये एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। सोचिए, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक कई राज्य इसके असर में थे और इन इलाकों में करीब करीब 12 करोड़ लोग रहते थे जिनकी जिंदगी लगातार हिंसा और डर के साए में कट रही थी। अब इस सोर्स मटेरियल का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो है 2014 से पहले और 2014 के बाद के अप्रोच की तुलना। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ नीतियां बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो पॉलिटिकल विल होती है वो कैसे नतीजों में एक, कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी बदलाव ला सकती है। सोर्स इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहता है। 2014 से पहले का जो दौर था वो राजनीतिक मजबूरियों और एक तरह की दृढ़ता की कमी से जूझ रहा था, जिसकी वजह से इस समस्या पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन 2014 के बाद एक मजबूत पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन देखने को मिली, एक साफ इच्छा शक्ति, और यही इस कामयाबी की बुनियाद बनी। और ये रहे आंकड़े जो पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। देखिए, सोर्स के हिसाब से 2004 से 2014 के बीच 16,000 से भी ज्यादा हिंसक घटनाएं हुईं। लेकिन उसके बाद के दशक में, यानी 2014 से 2024 तक, ये आंकड़ा घटकर आधे से भी कम हो गया, सिर्फ 7,744। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये बदलाव सिर्फ पॉलिटिकल विल से तो नहीं आया होगा, है ना? इसके पीछे एक सोची समझी मल्टी फैसेटेड स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए अब जरा उस स्ट्रैटेजी के हिस्सों को समझते हैं। तो इस नई स्ट्रैटेजी के, आप कह सकते हैं, 2 मजबूत पिलर थे। पहला, सुरक्षा बलों का एकदम आक्रामक एक्शन, और दूसरा, डेवलपमेंट के जरिए आम जनता का भरोसा जीतना। मतलब एक हाथ में सख्ती और दूसरे हाथ से विकास। अच्छा, अगर हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस की बात करें तो यहां स्ट्रैटेजी एकदम मल्टी प्रॉन्ग्ड थी। सबसे पहले तो टॉप कमांडरों को निशाना बनाया गया ताकि उनकी लीडरशिप को ही कमजोर कर दिया जाए। फिर पुलिस थानों को मजबूत किलों जैसा बना दिया गया। सैकड़ों नए पैरामिलिट्री कैंप्स लगाए गए ताकि दूर दराज के इलाकों में भी सरकार की मौजूदगी दिखे। और हाँ, रात में ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी बढ़ाई गई, जिससे माओवादियों के लिए कहीं भी छिपना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, सिर्फ फोर्स ही काफ़ी नहीं थी। इसके साथ साथ विकास का एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाया गया। जो प्रभावित इलाके थे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दी गई। सड़कें बनी, स्कूल बने, अस्पताल बने। इन सब चीज़ों ने ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बेहतर की, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि एक डेमोक्रेटिक सरकार उनके लिए एक बेहतर भविष्य ला सकती है। और इसका सीधा असर ये हुआ कि माओवादियों का जो सपोर्ट बेस था वो खत्म होने लगा। तो इस 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के नतीजे क्या निकले? चलिए अब उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस कामयाबी की कहानी बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस का सीधा असर है। सोर्स के मुताबिक 2014 से लेकर 2024 तक करीब 4,839 माओवादियों ने सरेंडर किया, 2,218 को गिरफ्तार किया गया और 706 मारे गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि इस विद्रोह की कमर कैसे तोड़ी गई। इसके अलावा सरकार की पहुंच भी बढ़ाई गई।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ ने 406 नए कैंप्स बनाए। इससे क्या हुआ? उन इलाकों में भी सुरक्षा और शासन की मौजूदगी पक्की हुई जो कभी माओवादियों के गढ़ माने जाते थे। और इसी तरह 596 पुलिस थानों को और ज्यादा मजबूत किया गया, फोर्टिफाई किया गया। अब ये सिर्फ कानून लागू करने वाले सेंटर नहीं रहे, बल्कि ये स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा और भरोसे का सिंबल बन गए, जो किसी भी हमले का असरदार तरीके से जवाब दे सकते थे। तो इतनी बड़ी कामयाबियों के बाद अब फोकस है आखिरी मंजिल पर। सोर्स के मुताबिक सरकार ने अब सिर्फ इसे कंट्रोल करने का नहीं, बल्कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा एक तारीख दी गई है। 31 मार्च 2026 तक माओवादियों का समूल नाश कर दिया जाएगा। ये जो तारीख तय की गई है ना, ये सरकार के कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट को दिखाता है। देखिए, सोर्स भी इसे एक बहुत बड़ा और राजनीतिक रूप से साहसिक लक्ष्य मानता है। मतलब पब्लिक में इतनी बड़ी और पुरानी समस्या के लिए एक डेडलाइन सेट कर देना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। इससे न केवल सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, बल्कि ये भी पता चलता है कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी की कामयाबी पर कितना भरोसा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। किसी भी दशकों पुराने संघर्ष को खत्म करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? और ये कहानी हमें बताती है कि ये सिर्फ मिलिट्री पावर की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए एक साफ विजन, मजबूत पॉलिटिकल विल और डेवलपमेंट के जरिए लोगों का भरोसा जीतने की क्षमता, इन सब का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन चाहिए।